हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सेट नंबर 13। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे, हमारे MCQ डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो MCQ हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं प्लस PDF वगैरह सब कुछ, मेरी पेड कोर्सेज़ का जानकारी वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती है, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स को भी मैंने यहाँ पे फोकस किया है। और इसमें कूपन कोड है PIPEN10 यूज़ करेंगे। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा बिल्कुल बेसिक थियरी कोर्स है, इसमें ये कूपन कोड है, आप लगाएंगे डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? दो जगह से, स्टडी IQ ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी, studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सेशन जो होता है संयुक्त स्तर होता है, इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? जॉइंट सेशन पहली बात तो वो होता है जहाँ पे आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस इकट्ठे बैठते हैं। और जॉइंट सेशन को जो समन करता है, समन मतलब बुलाना, समन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसकी चेयरमैनशिप यानी कि अध्यक्षता किसके पास होती है? स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर करता है। क्लियर? अब बात होता क्या है कि जॉइंट सेशन होता क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि एक बिल की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 6 मंथ होती है। 6 मंथ, ठीक है। अब 6 मंथ का मतलब क्या होता है कि लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, ये बिल इधर उधर जाता रहता है। और 6 महीने के बाद जो होता है ये बिल जो होता है डेडलॉक हो जाता है, मतलब ख़त्म। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए अगर राष्ट्रपति को लगे कि अच्छा बिल है, आना चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसको समन बुलाते हैं और उसके बाद दोनों सेशन इकट्ठे बैठते हैं। अंडर आर्टिकल 108 के अंदर लिखा गया है। और चेयरमैन जो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं और आपके काम होता है। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिरला, जो 17th लोकसभा स्पीकर हैं, कोटा राजस्थान से ये सांसद हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक का नाम मतलब क्या होता है? IBRD। और इनके एसोसिएट्स को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन्स प्रोवाइड करता है अपने मेंबर नेशंस को। तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी कौन है? डेट इज़ डेविड मैलपास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसके जो MD और CEO हैं अंशुला कांत हैं, याद रखिए, ठीक है। क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये कौन है? ये जो हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये जो हैं ये आपकी IMF की चेयरमैन हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस ये होता है कि IMF जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए मेंबर नेशंस को लोन प्रोवाइड करता है और खास करके BOP क्राइसिस कंट्री को। और जो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये जो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं ये कहाँ से हैं? बुल्गारिया से हैं। और जो भी आपका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा अमेरिका US से ही देखने को आपको मिलता है। समझ आया? तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? C ऑप्शन, डेविड मैलपास इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। हाँ जी। What is the full form of the LTE with the respect to the मोबाइल कम्युनिकेशन? मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर जो LTE वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? That is a लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE जो होता है एक्चुअली 4G वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन जो डेवलप करी गई थी 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसमें आपकी 10 टाइम जो है स्पीड है 3G नेटवर्क की। 3G नेटवर्क से जो है 10 टाइम स्पीड है इसकी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन C जो होता है ये किस की एब्जॉर्प्शन करने में आपको हेल्प करता है कौन से मिनरल्स की? तो विटामिन C जो होता है पहली बात तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन C की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़ों में जो है ब्लड आने लग जाता है। विटामिन C हमें मिलता है ओनली प्लांट से, डेट इज सिट्रस फ्रूट से मिलता है, एनिमल फूड से हमें नहीं मिलता। डेट्स वाई मिल्क के अंदर जो है विटामिन C नहीं होता, इसीलिए मिल्क को हम कंप्लीट डाइट नहीं कहते। विटामिन C भी नहीं होता। और विटामिन C आपको हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? C ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, C ऑप्शन।
और आयरन जो है आपका ब्लड वगैरह बनाने में आपको हेल्प करता है। ब्लड का लाल रंग जो होता है वो आयरन के कारण देखने को आपको मिलता है। आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए, और थायराइड अगर आयोडीन कम खा रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड जो है इन्फ्लेम कर सकती है, आपकी सूज सकती है, और उसको हम कह देते हैं ग्वाइटर, गेंगा रोग हम उसको कह देते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए होता है हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। और कैल्शियम की बात करें तो सनशाइन विटामिन हम कहते हैं, सनशाइन विटामिन हम कहते हैं विटामिन डी को, और विटामिन डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट भी आपको जो है बोन स्ट्रेंथ के लिए आपको चाहिए होगा, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। आयरन इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे देख लो, आयरन जो मिनरल है ये ब्लॉक किसके द्वारा किया जाता है, कैल्शियम, जिंक, एग वगैरह ये सब चीज़ों के द्वारा। और इन्हांस किसके द्वारा, विटामिन सी, विटामिन ए, ऑरेंज और जूस, सिट्रस फ्रूट्स, रेड पेपर्स, मेसो, ये सब चीज़ों द्वारा, ठीक है। और कैल्शियम जो होता है विटामिन डी, और जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी जो होता है हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल और जो कोकोनट ऑयल और जो है इन चीज़ों से हमें मिलता है। विटामिन ई जो मिलता है हमें, डैट इज़ हेल्दी फैट्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल से मिलता है। विटामिन सी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डीलॉक्स जोन जो है ये क्या है, हम कह देते हैं कि इंडिया जो है गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये कि जहाँ पे आपका पानी की कंडीशन वहाँ पे है, ना तो ज़्यादा ठंडा आपका प्लेनेट है, ना ही गर्म प्लेनेट है। जो आपकी नॉर्मल जितना आपको चाहिए होता है टेम्परेचर रहने के लिए, वो वाटर की प्रेजेंस देखने को आपको मिलती है, और ये हमें देखने को मिलता है अर्थ के ऊपर। दैट्स वाई अर्थ हैज़ ए गोल्डीलॉक्स जोन। तो एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर हम अपना रह सकते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। Which one of the following polymeric material is used for the bulletproof jackets? bulletproof jackets बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम यूज़ करते हैं केवलर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। केवलर के अंदर जैसे आपका जैसे बाईसाइकिल के टायर होते हैं, ठीक है, बाईसाइकिल टायर और बुलेट प्रूफ वेस्ट, ठीक है, इनमें आपको हेल्प करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेयॉन जो होता है ये आपका, रेयॉन जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है इससे बनाई जाती है। रेयॉन जो है आपका सेलुलोज से हम बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क सेलुलोज की फॉर्म में बनता है। नायलॉन 66 की अगर हम बात करते हैं, एज ए फाइबर यूज़ किया जाता है ये, ठीक है, एज ए फाइबर टेक्सटाइल वगैरह में, ठीक है, गिटार नट वगैरह के अंदर। और डेक्रोन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये रेजिस्ट करता है टू द स्ट्रेच नहीं कर सकते हम। क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में हम केवलर का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया जी आपका, ये है केवलर। चलिए जी अगला देखिए, सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस यूज़ करी जाती है। सिगरेट लाइटर वही जो आपकी एलपीजी में यूज़ करते हैं हम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर, डैट इज़ ब्यूटेन यूज़ करते हैं, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन यूज़ करी जाती है, मेनली ब्यूटेन। क्लियर, C4H10 इसको हम कहते हैं। मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो मीथेन जो होती है इसे हम CH4 कहते हैं, और इसे हम कहते हैं डैम्प गैस, दलदल वाली गैस, मार्श गैस, बायोगैस के अंदर भी आपकी मीथेन होती है। मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैसेस 6 हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और छठी आपकी मीथेन हो गई। प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो ये नहीं होगा। रेडॉन याद कर लीजिए, रेडॉन जो है आपका कैंसर थेरेपी में भी हम यूज़ करते हैं। कैंसर होता क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैंसर के लिए उनको कहते हैं हम ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। क्लियर। और कैंसर ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ब्यूटेन। इनमें से बायो फर्टिलाइज़र की तरह से कौन सा यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह को बढ़ा दे उसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। और इसमें मेनली हम यूज़ करते हैं आपका अमोनिया यूज़ किया जाता है, NH3 को यूज़ करते हैं, अमोनिया को हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यूरिया की अगर हम बात करते हैं NH2CO NH2 होता है ये, और इसके अंदर 46% जो होती है आपकी नाइट्रोजन होती है। यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लीवर के अंदर, और एक साइकिल होता है डेट इज़ ऑर्निथिन साइकिल, उसके द्वारा यूरिया जो है पहली बार लैब के अंदर बनाया जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया था।
यूरिक एसिड और यूरिया की बात करें तो हमारे यूरिन के अंदर भी जो है इनकी मात्रा देखने को मिलती है। 95% आपका वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% जो होता है यूरिक एसिड होता है, और आपका 2% जो होते हैं सॉल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट ये जो है आपकी नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन होती है इस फॉर्म में देखने को आपको मिलती है, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में। और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो आपका अमोनिया जो होता है ये आपका चेंज होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करते हैं। और इसमें आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे बैक्टीरिया आपके काम आते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। और इसको अगर हमने दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना हो तो डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं सीडोमोनास। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, अमोनिया। What is the minimum percentage of the seats a party should get to be recognized as the opposition party in the legislature? किसी भी पार्टी को अगर हमने opposition की पार्टी कहना होता है तो उसे कितनी % सीटें चाहिए? तो उसको 10% सीटें चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 है, यानी कि उसको 54 सीटों की ज़रूरत होती है। 245 सीट्स हमारी जो है राज्यसभा में है तो उसको 25 सीटों की ज़रूरत होती है। अगर इतनी सीटें हैं तो उसको ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस आपका मिल जाता है। और ये पहली बार 1969 में आपको देखने को मिला था। बट इतना याद करने की ज़रूरत 10% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो होता है वो किसके बारे में डील करता है? सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1983 में आई थी और ये हमारे फेडरलिज्म के लिए बात करता है। फेडरलिज्म मतलब संघ के बारे में, जो आपका सेंटर और स्टेट के बारे में, स्टेट और स्टेट के जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको चीज़ों को रिलेशन के बारे में, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए हमें बताता है 83 में। और उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए आपका एक पुंची कमीशन भी बैठा था, 2007 में था पुंची कमीशन। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ द राइट वन। क्लियर? बाकी इसमें बात करते हैं आपका जो आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है ये आपका वाटर डिस्प्यूट वाला 262 में आता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहते हैं हम? दैट इज़ लॉर्ड रिपन को। और लोकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात होती है। पंचायती राज के लिए 73rd अमेंडमेंट हुई थी जिसमें आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंट हुई थी 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। म्यूनसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंप्लीमेंट हुआ 93 में और 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्यूनसिपैलिटी। और जो हम लोकल गवर्नेंस की बात हमने कर ली है, ठीक है। करप्शन की बात करते हैं तो आपका जो है करप्शन की बात करते हैं, एक आपका जो है विजिलेंस कमीशन बनाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन से 1964 में बनाया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए दिन कौन सा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए कौन सा आपका दिन होता है ये आपको बताना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए होता है 5 जून। 5 जून इज़ द करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंट के साथ संबंधित 2 चीज़ें याद करो आप। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आपका हुआ था 86 में। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्वायरमेंट की चीज़ को संभालती है। ग्रीन पीस एम्स्टरडैम इसके हेडक्वार्टर हैं। एम्स्टरडैम नीदरलैंड में। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ द जो है कीनिया नैरोबी के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 5 जून इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए इनमें से कौन सा जो एक्ट है, जो आर्टिकल है वो डील करता है? आर्टिकल नंबर 44 डील करता है। 44 इसमें हम बात क्या करते हैं कि पहली बात तो गोवा एक इंडिविजुअल स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पर्टिकुलर मुस्लिम पीपल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन जो है रजिस्टर्ड कर लेता है स्टेट के अंदर, ठीक है, यूसीसी के अंदर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, तो वो पॉलीगैमी नहीं कर सकता। पॉलीगैमी का मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता। क्लियर? और जो मैरिड कपल होगा वो प्रॉपर्टी जो है आपकी इक्वल शेयर करेगा। ये सारा कुछ आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लिखा गया है। ये गोवा स्टेट के अंदर लगा हुआ है। 49 की बात करते हैं, आर्टिकल 49 की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स, जितने भी आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मोनूमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। 45 में 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाना
जो है ये स्टेट्स पढ़ाती है। 46 में जितने भी आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके एजुकेशन के लिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करना, वो 46 में लिखा गया है। ये सारे के सारे जो हैं DPSPs में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 36 से 51 तक है। DPSP हमने आयरलैंड से बोरो किए थे और इसका जो मेन उद्देश्य होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, कंट्री की वेलफेयर करना। आंसर इज ए ऑप्शन। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काजीरंगा। और यहाँ पे वन हॉर्न राइनो भी देखने को आपको मिलता है। वन हॉर्न राइनो गैंडा जिसे हम कहते हैं, एक सिंग वाला, वो देखने को मिलता है। और काजीरंगा है आपका असम में। असम के अंदर बहुत सारे हैं, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरांग हो गया, दिब्रू साइकोवा, दीज आर द नेशनल पार्क्स। वेस्ट बंगाल में भी याद कर लेते हैं 2-4, बक्सा हो गया, ठीक है, न्योरा वैली, गोरुमारा, ठीक है, सुंदरबन। सो दीज आर द प्लांट्स। तमिलनाडु दैट इज़ नेशनल पार्क्स। तमिलनाडु के अंदर हम बात करें गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, इंदिरा गांधी, मुदुमुलाई, मुखूर्ती, गिंडी, दीज आर द नेशनल पार्क्स। कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी, बानेरघाटा, कुद्रेमुख, नागरहोल, सो दीज आर द नेशनल पार्क्स। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। साउथ अफ्रीका से आके गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? साउथ अफ्रीका से आए कब थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 9 जनवरी का जो दिन होता है वो प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं, NRI डे के नाम से हम मनाते हैं। तो आके ही इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुला के कौन आया था? राजकुमार शुक्ला जो है बुलाने लेके आए थे, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ये क्यों था? ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। इंडिगो की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे जिससे फर्टिलिटी आपकी सॉइल की ख़राब हो जाती थी। और ये चंपारण है कहाँ पे? बिहार के अंदर। और यहाँ पे गांधी जी ने आके सत्याग्रह किया इंडिया में। पहला सत्याग्रह जो है 1906 में किया गया था, ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का जो है पेपर भी स्टार्ट किया था। इंडियन ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में आके हरिजन हो गया, नवजीवन और जो है यंग इंडिया स्टार्ट किए थे। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ गांधी जी की जीवनी है, 1920 तक की लिखी हुई है। बारदोली गुजरात के अंदर है। बारदोली सत्याग्रह हुआ था और ये क्रॉप टैक्सेशन के लिए सत्याग्रह था। बारदोली के अंदर जो लीडर थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे सरदार का टाइटल इनको जो है गांव की औरतों ने दिया था, विमेन ने दिया था। अगर विमेन ऑप्शन में नहीं आएगा तो महात्मा गांधी को टिक करेंगे। और ये सत्याग्रह हुआ था 1928 में। डांडी सत्याग्रह अगर हम बात करें, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं, 29 में। और इसमें गांधी जी के साथ टोटल गए थे 78, मतलब प्लस गांधी जी, डैट इज 79 पीपल वर देयर जो आपके सत्याग्रह में गए थे। 79 टोटल पीपल थे। और इन्होंने जो यात्रा स्टार्ट करी थी 6 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक जो है 1930 तक जो है पूरी यात्रा स्टार्ट करी थी। इंपॉर्टेंट। चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और इस दिन जो लोगों ने 22 पुलिसमैन को जो है जिंदा जला दिया था पुलिस चौकी के साथ। इसी कारण 12 फरवरी को जो है गांधी जी ने जो है आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस कर ली थी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चंपारण इज द राइट वन। इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 में जो है आपकी आई थी इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये थी सिंगापुर के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सिंगापुर में ही जाके जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको संभाला था। अदरवाइज इसकी पहले बागडोर प्रेसिडेंट कौन थे? डैट इज़ रास बिहारी बोस थे। ये रास बिहारी बोस वही हैं जब आपकी दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो रही थी 1911-12 में। 11 में अनाउंस हुआ था, 12 में शिफ्ट हुई थी। तब जाके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के ऊपर जो बम फेंका था वो रास बिहारी बोस ने भी फेंका था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के प्रेसिडेंट बन गए यहाँ पे। और कैप्टन मोहन सिंह का जो है आइडिया था ये सारा का सारा कैप्टन मोहन सिंह का, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद जो है कारोबार सारी भागदौड़ जो है सुभाष चंद्र बोस जी के पास आ गई। सुभाष चंद्र बोस जी ने यहाँ पे बहुत सारी सेना बनाई आपकी, सुभाष, गांधी, नेहरू और लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो थी वो आपकी झांसी जो थी वो लक्ष्मी के अंडर थी। और झांसी वाली फोर्स जो थी विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी। दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी थी। हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जीता था 38 में, 39 में इन्होंने पत्ता भाई सीतारमैया को हराया था जो गांधी जी के नॉमिनी थे। और इसके बाद गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे। आईएनसी को छोड़ दिया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट कर दी 1939 में। क्लियर, याद रखिए। और इन्होंने हमारे देश में अंडमान निकोबार आइलैंड को पहली बार आज़ाद करवाया था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, निकोबार का रखा था स्वराज, इन्होंने नाम रखा था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। सिंगापुर।
इनमें से कौन से टेम्पल के, उड़ीसा के टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से हम जानते हैं? ब्लैक पगोड़ा, तो ब्लैक पगोड़ा जानते हैं हम सन टेम्पल, कोणार्क को हम कहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और ये जो टेम्पल है ये किसने बनाया था? किंग नरसिम्हा देव ने बनाया था, नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। और ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। क्लियर। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है और मुक्तेश्वर टेम्पल भी, राजा रानी टेम्पल भी जो है आपका भुवनेश्वर के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। और उड़ीसा के अंदर जो है आपकी चिलिका लेक है जो लैगून लेक है, और उड़ीसा के अंदर गाहिरमाथा बीच है जहाँ पे आपके ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अरीबदा कहा जाता है। क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से ऐसी कौन सी जो डिजीज़ है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है? नॉट पूछ रहा है, नॉट है, नॉट पूछ रहा है। सिफिलिस की बात करें तो ये तो है, ये होती किसके कारण होती है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ट्रेपोनीमा पैलिडियम दैट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया, ठीक है, ये होती है आपकी बैक्टीरिया के कारण। स्कर्वी, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी के कारण होती है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। हेपेटाइटिस बी, ये वायरल होती है। सबसे हेपेटाइटिस जो डेंजरस है वो है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस होता क्या है? लीवर की इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। स्कर्वी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें आपके दांतों का लॉस होने लग जाता है और स्किन येलो होने लग जाती है और आपकी आइज़ भी मतलब गहरी होने लग जाती हैं पीछे की तरफ। सत्याशोधक समाज जो है ऑर्गेनाइज किसने करवाया था और किस चीज़ के लिए करवाया था? सत्याशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले जी ने करवाया था, ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र में। और ये जो है ये किस चीज़ के साथ है? अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण, सुप्रीमेसी, क्योंकि ब्राह्मण को ही अच्छा माना जाता था। अनटचेबल्स के कुछ नहीं समझते थे, अनटचेबल्स के लिए काम किया, गर्ल्स के लिए इन्होंने काम किया और स्कूल एजुकेशन वगैरह स्टार्ट करवाई इन्होंने। और इन्होंने गुलामगिरी नाम की जो है पुस्तक भी लिखी, गुलामगिरी, ठीक है, फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो कास्ट के अगेंस्ट जो है अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन्होंने बताया। तो सत्यशोधक समाज जो है ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट है महाराष्ट्र के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, एंटी कास्ट मूवमेंट थी, सी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याशोधक समाज बाय द ज्योतिराव फुले जी, और इनकी वाइफ हैं सावित्री बाई फुले, और उन्होंने भी जो है विमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया और इनके नाम के बहुत सारे कॉलेज स्कूल जो हैं हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जो कौन सा मेंबर नहीं है इनमें से? देखिए GCC के 6 मेंबर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक है आपका यहाँ पे बहरीन है और कुवैत है, 2 हो गए, ठीक है, ओमान है, कतर है 4, और सऊदी अरेबिया कहाँ है 5, और छठा है UAE। ये आपके 6 मेंबर इसमें देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर, ये GCC का पार्ट है और इनकी जो आपका और हेडक्वार्टर है डेट इज़ सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद के अंदर होता है। लेकिन अगर मैं इन 6 कंट्रीज़ के साथ ईरान और प्लस इराक को डाल देता हूँ, ईरान और इराक को, तो ये 8 कंट्रीज़ बन जाएंगी आपका पर्शियन गल्फ का पार्ट। ये भी आपको याद रखना है, पर्शियन गल्फ का पार्ट ये बन जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ईरान इराक को जोड़ दो इनके 6 कंट्रीज़ के साथ तो आपका पर्शियन गल्फ का पार्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। तो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है GCC का? सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत तो हैं, ईरान और इराक का पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया था। ईरान इराक का जो पार्ट है वो पर्शियन गल्फ का पार्ट है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। जो भी अगर आपको सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और फेसबुक के ऊपर भी। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके UPSC, स्टेट PCS और प्लस SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम, CDS, CPF के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाए हैं, उसको देखें आप। विपन 10 कूपन कोड यूज़ करें, इसमें आपका डिस्काउंट मिलेगा 24 तारीख तक। और GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा फुली थियरी कोर्स है, इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स को समझा है। VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से, एक तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन दबाना। 3 नंबर पे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा और GS कोर्स आपको 4th नंबर पे दिख जाएगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच, ध्यान से पढ़ें और कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।